एवरीवन। तो आज हम सेकंड चैप्टर पे पहुंच गए हैं, डेट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आज हम उसके सिर्फ बेसिक के बारे में बात करेंगे। तो उसका बेसिक नर्वस सिस्टम है वो दो टाइप से होती है, CNS एंड ANS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ आती है, ब्रेन एंड स्पाइन। ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है अपना ANS एंड SNS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक में आता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है। सिंपैथेटिक में ये होता है जब फाइट एंड फ्लाइट हम करते हैं, जब एकदम से हमें मतलब मान लो हमारे सामने शेर आ गया तो हम बिल्कुल हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हम डर जाएंगे, हम फाइट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। डेट इज़ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा उस टाइम पे। पैरासिम्पैथेटिक जो मान लो शेर को देख के जो हमारी हार्ट बीट जो थी वो तेज़ हो गई थी, आंखें जो थी वो खुल गई थी हमारी, तो उसके बाद हम नॉर्मल भी तो होना है। जब शेर चला गया तो उसके जाने के बाद जो एक्टिवेट होगा, जो उसको हार्ट बीट को नॉर्मल करेगा, डेट इज़ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। जैसे कि हमें पता है ये एक्सोन्स होते हैं, गैंग्लियंस होते हैं, यहाँ पे जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। तो जो गैंग्लियन है उसमें प्री गैंग्लियन एंड पोस्ट गैंग्लियन जो होते हैं। ठीक है। जो प्री गैंग्लियन सिंपैथेटिक में होते हैं एसिटाइल कोलिन, और पोस्ट गैंग्लियन में होता है कैटेकोलामाइन। रिसेप्टर्स और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिसेप्टर्स, याद रखना। जो सिंपैथेटिक है उसमें रिसेप्टर्स होते हैं अल्फा बीटा, और न्यूरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, नोर एड्रेनलिन। ये आप आगे पढ़ोगे, बस आप ये याद रखना कि न्यूरो रिसेप्टर्स और रिसेप्टर्स, इसके ये दो याद रखना। फिर पैरासिम्पैथेटिक में रिसेप्टर्स होते हैं मस्करीन एंड निकोटीन एंड, ठीक है। ये निकोटीन वो वाला निकोटीन नहीं है, ये अलग निकोटीन है। ठीक है। और न्यूरो रिसेप्टर्स में आता है एसिटाइल कोलिन। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ज़्यादा आपको आगे काम आएगा। अब इनके बारे में हम आगे पढ़ोगे। तो जो एसिटाइल कोलिन की जो हम सबसे बात कर रहे हैं, तो ये एसिटाइल कोलिन ये बनता कैसे, सिंथेसिस कैसे होती है। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम है प्लस कोलिन जो है वो मिलके एक एंजाइम के जो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज से एसिटाइल कोलिन बन जाते हैं, जो कि वेसिकल्स होती है ना उसके अंदर स्टोर्ड होते हैं। ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन जो है उसके रिसेप्टर्स हमने अभी बात करी थी, मस्करिनिक एंड निकोटिनिक। मस्करिनिक के 5 पार्ट्स होते हैं, M1 M2 M3 M4 M5। ये याद करने, ये इम्पोर्टेंट है। और निकोटिनिक के होते हैं स्केलेटल मसल निकोटिनिक एंड न्यूरोनल निकोटिनिक होता है। ठीक है। उसके बाद ये और भी इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगाया है मैंने इस पे। इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन, तो न्यूमोनिक हमारे होंगे डम्बल्स। डम्बल्स में जस्ट ई नहीं होगा और सब कुछ होगा, और बी डबल होगा। ठीक है। तो डम्बल्स में डायरिया, D फॉर डायरिया, U फॉर यूरिनेशन, M फॉर मायोसिस, B फॉर ब्रेडिकार्डिया, B फॉर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, L फॉर लैक्रिमेशन, F फॉर स्वेटिंग। ठीक है। जस्ट ये एसिटाइल कोलिन के फंक्शन याद करना। अब अगर आपने ये कर लिया तो मैं कहती हूँ आप बहुत मतलब आपने 30-40% अपना चैप्टर ऐसे ही कर लिया, ये याद करके। आपको ड्रग्स भी ना ऐसे ही याद हो जाएंगे, जस्ट आपको ये याद हो गए तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोलिनर्जिक ड्रग्स, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। तो इसकी हमें क्लासिफिकेशन करनी है, डेट इज़ डायरेक्टली एक्टिंग एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स होती है। डायरेक्टली एक्टिंग जो ड्रग्स होती हैं उसमें एस्टर्स एंड एल्कलॉइड्स आते हैं, सिंथेटिक एंड नेचुरल्स। तो एस्टर्स में आते हैं मिथाकोलिन, कार्बाकोलिन, एसिटाइल कोलिन, बीटा। ठीक है। ये सब आ जाते हैं अपने। एल्कलॉइड्स जो नेचुरल है उसमें निकोटिनिक, मस्करिनिक एंड पिलोकार्पिन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जिस पे हम आपका एक शॉर्ट नोट आ सकता है। फिर आप अपने बात करते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग, जिसमें एंटी कोलिनेस्टरेज बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कोलिनेस्टरेज जो एंजाइम है वो इनिबिट हो जाता है, जिससे एसिटाइल कोलिन बढ़ जाता है इनडायरेक्टली। ठीक है। तो इन सब में एसिटाइल कोलिन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो इसमें डायरेक्टली बढ़ रहा है, इसमें इनडायरेक्टली बढ़ रहा है। फिर इसमें इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, डेट इज़ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में आता है टर्शरी अमाइन एंड क्वाटर्नरी अमाइन। ठीक है।
एंड इरिवर्सिबल में कार्बोनेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट, दैट इज़, इसके ऊपर 10 स्टार लगा लीजिए, सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें फाइजोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन एंड पाइडोस्टिग्मीन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइजोस्टिग्मीन, ऑलवेज रिमेंबर, फाइजो दैट जो आता है टर्सरी अमाइन में, एंड नियोस्टिग्मीन जो कि इसमें आता है क्वाटनरी अमाइन में। क्वाटनरी अमाइन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करता, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, ये लिपिड सोल्यूबल होता है, ये वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। फिर अब हमारा एक शॉर्ट नोट बन सकता है पिलोकार्पिनिन, जो कि एक एल्कलॉइड डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग था, ठीक है, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं पिलोकार्पस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। इसका जो, अगर हम इस ड्रग की लो डोज में लेंगे तो ये मस्करीन को स्टिमुलेट कर देता है और ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपरटेंशन कर देता है। अगर इसकी हम हाई डोज लेते हैं तो ये मस्करीन प्लस निकोटिनिक को स्टिमुलेट करता है और टैकीकार्डिया कर देता है। तो यूज़ क्या होता है, पिलोकार्पिन जो ड्रग है उसका यूज़ क्या होता है, सबसे पहले जो ग्लूकोमा जो हमें एक डिजीज़ होती है, ग्लूकोमा में क्या होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, तो ग्लूकोमा में हम इस ड्रग को यूज़ करते हैं, डेट इज़ पिलोकार्पिन, ठीक है, एज ए आई ड्रॉप के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, ये वाली ड्रग। फिर हमारे जो है दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं जियोथर्मिया, जियोस्टोमिया में। जियोस्टोमिया में क्या होता है कि ड्राई माउथ हो जाता है, उसके लिए हम पिलोकार्पिन ड्रग यूज़ करते हैं। तो पिलोकार्पिन के दो यूजेस होते हैं, एक होता है जियोस्टोमिया और दूसरा होता है ग्लूकोमा। फिर हमारे बात करते हैं कि हर ड्रग के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इस ड्रग का साइड इफ़ेक्ट क्या होगा कि जो प्यूपिल है उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी, जिससे विजुअल एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। लैक्रिमेशन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जीरोस्टोमिया में यूज़ कर रहे हैं, तो उससे सलाइवेशन और लैक्रिमेशन बढ़ जाता है, ठीक है। और स्पाज़म लीड कर देता है ये, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, डायरिया हो जाता है एंड ब्रोंकोस्पाज़म हो जाता है। में फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अभी हमने डायरेक्टली एक्टिंग कर लिया, अब हम इनडायरेक्टली एक्टिंग करेंगे, जिसमें क्या आ रहा था, एंटी कोलिन एस्ट्रीज आ रहा था। उसमें क्या हो जाता है, ये एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रीज, उसको इनिबिट कर देता है, तो ACH जो है वो बढ़ जाता है। तो हमें ये पता है कि ACH जो है एक एंजाइम जो होता है हमारा एसिटाइल कोलिन एस्ट्रीज जो एंजाइम होता है, उसके थ्रू ब्रेक होता है एसिटाइल प्लस कोलिन, ठीक है, जिससे ये इनिबिट हो गया तो एसिटाइल कोलिन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था रिवर्सिबल में 3 डिग्री अमाइन एंड 4 डिग्री अमाइन आते हैं। तो फाइजोस्टिग्मीन जो कि टर्सरी अमाइन में था, तो फाइजोस्टिग्मीन क्या होता है, इसका यूज़ हम करते हैं ग्लूकोमा के लिए, जो हमने पढ़ा था, जिसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एट्रोपिन पॉइजनिंग। एट्रोपिन पे शॉर्ट नोट हम आगे पढ़ेंगे। तो एट्रोपिन की पॉइजनिंग, एट्रोपिन ज़्यादा आ जाए तो उसकी पॉइजनिंग में हम क्या करते हैं, फाइजोस्टिग्मीन ड्रग ऑफ चॉइस रहता है हमारा, ठीक है। उसके बाद आता है टर्सरी जो अमाइन है, उसको हम कभी कभी अल्जाइमर डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टर्सरी अमाइन। फिर आता है 4th क्वाटनरी अमाइन, जो नियोस्टिग्मीन हमने पढ़ा था, ठीक है। वो हमारे माइस्थीमिया, मेनली माइस्थीमिया ग्रेविस में ड्रग ऑफ चॉइस रहता है, ठीक है, माइस्थीमिया ग्रेविस में हम लेते हैं। पाइडोस्टिग्मीन जो है वो एज ए नियोस्टिग्मीन की तरह ही काम करता है, ठीक है। फिर आता है एंडोफेनियम। एंडोफेनियम में क्या होता है, ये इसका रैपिड ऑनसेट होता है, जस्ट 8 से 10 मिनट तक काम करता है, मतलब एकदम से काम करेगा और 8 से 10 मिनट तक ही करेगा, शॉर्ट एक्टिंग होता है ये। इसको भी हम माइस्थीमिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी तक हमें जो रिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्ट्रीज जो है उसके यूजेस का क्या हुआ, ग्लूकोमा हुआ, ठीक है, माइस्थीमिया ग्रेविस हुआ, एट्रोपिन पॉइजनिंग हुआ, ठीक है। कभी कभी जब कोबरा में फिर स्नेक पॉइजनिंग हो जाती है ना, उसकी बाइट से पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसके लिए हम कभी कभी इसका हम नियोस्टिग्मीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए हम यूज़, तो कार्बामेट्स की बात करते हैं। तो कार्बामेट जो है वो इन दोनों साइड पे आके इनिबिट करेगा, तो ये हमारी कार्बामेट में दिक्कत आएगी। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में क्या होती है, सबसे ज़्यादा
डेंजरस होता है, और ये ना एक टाइप से लिपिड, हाईली लिपिड ड्रग्स होती हैं, तो ये स्किन के थ्रू भी ना ये एब्जॉर्ब हो जाती है, बहुत इजीली एब्जॉर्ब होती है, एसिटाइल कोलिन को बढ़ा देती है ये, ठीक है। और ये जो है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट जो पॉइजनिंग है वो एजिंग में चली जाए, अगर एजिंग में चले गए तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है। जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है वो यहाँ पे आके बाइंड होगा, बट एजिंग के टाइम पे जो फॉस्फोरस है वो यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारी एजिंग हो जाएगी। तो साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? मस्करिनिक इफ़ेक्ट जो हमने देखा था, डम्बल्स, निकोटिनिक साइड इफ़ेक्ट दिखाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, मसल वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और सेंट्रल इफ़ेक्ट्स पे भी ये अपने हेडेक हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ये सब दिखा देगी। तो अपन डायग्नोसिस कैसे करेंगे? पहले हिस्ट्री लेंगे हम पेशेंट की, उसके बाद हम साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ब्लड में देखेंगे कोलिनेस्ट्रेज की एक्टिविटी कितनी है, उसके बाद ऐसे हम उसको डायग्नोज करेंगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो कंटामिनेटेड, क्योंकि मैंने बताया था वो काफ़ी इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, वो स्किन से भी हो जाता है, तो हम जो क्लोथ्स, जो कंटामिनेटेड क्लोथ्स हैं वो हटाएंगे, ठीक है। हैंड वॉश वगैरह करेंगे सॉप से एंड वाटर से। उसके बाद हम गैस्ट्रिक लवाज देंगे, उसके बाद हम एयर ऑक्सीजन देखेंगे कि ठीक है कि नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो पेशेंट है उसको हम क्या देंगे। ऑर्गेनोफॉस्फेट के टाइम पे मेनली हम उसको एट्रोपिन देंगे। एट्रोपिन हमारी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। एंटी कोलिनर्जिक, उससे पहले हमने कर लिया था कोलिनर्जिक ड्रग, अब हमारा रहेगा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, जिसमें जो है जो हमारे एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो जो कोलिनर्जिक ड्रग्स था, अगर आपको याद हो तो उसमें एसिटाइल कोलिन जो है वो बढ़ रहा था, लेकिन इसके अंदर एसिटाइल कोलिन जो है वो कम होगा, ब्लॉक होगा तो कम होगा। तो इसके अंदर आते हैं अपने एम ब्लॉकर्स एंड एन ब्लॉकर्स, मस्करिनिक ब्लॉकर्स एंड निकोटिनिक ब्लॉकर्स, एंटी मस्करिन एंड एंटी निकोटिनिक, ठीक है। इसके अंदर आते हैं हमारा नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक, ठीक है। नेचुरल में आता है अपना एट्रोपिन एंड हायोसिन, ठीक है। एंड अपनी सेमी सिंथेटिक में जो और भी ड्रग्स हैं, जो भी एपाट्रोपिन जो है, ये सारी हमारी सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक में। तो सबसे ज़्यादा हमारी इंपॉर्टेंट है नेचुरल में एट्रोपिन एंड हायोसिन, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए नहीं है। जस्ट क्लासिफिकेशन में एट्रोपिन एंड हायोसिन इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप कर लो तो भी ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मस्करिनिक ब्लॉकर्स में या फिर एंटी मस्करिनिक, ठीक है। इसमें इसके हम यूजेस देखते हैं। सीएनएस में जो एट्रोपिन है और हायोसिन है, उसमें डिफरेंस ये, काम सेम ही करते हैं, कॉग्निशन एंड मेमोरी। कॉग्निशन को कम कर देते हैं और मेमोरी को कम कर देते हैं, एक्साइटेशन कर देते हैं। ये जो हायोसिन है वो कॉग्निशन को भी कम कर देता है, मेमोरी को भी, लेकिन ये सेडेशन करता है, ठीक है। ये एक्साइटेशन कर रहा था, ये सेडेशन करेगा, ठीक है। जो हायोसिन है उसका ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा थायोपेंटोन। मोशन सिकनेस में हम हायोसिन को लेंगे, ठीक है। आता है जो एंटी मस्करिनिक था उसको हम पार्किंसन डिजीज़ में भी ले सकते हैं। हार्ट में क्या काम करता है? जो हार्ट है वो जो M2 है, जो हार्ट में जो कर रहा था, वो ऐसे नोड को इनिबिट कर देगा जिससे ब्रेडिकार्डिया होगा, एंड एवी नोड को इनिबिट कर देगा जिससे एवी जो नोड है वो ब्लॉक हो जाएगा। ये हार्ट पे भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और यूज़ है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर पे जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है वो जो M3 रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करेगा, जिससे जो डिट्रेसर मसल जो है हमारी वो रिलैक्स हो जाएंगी। तो हम इसका ट्रीटमेंट किस में यूज़ करते हैं? जब हमारा ब्लैडर जो है ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाता है, तब हम मस्करिनिक, एंटी मस्करिनिक ड्रग को भी हम यूज़ करते हैं। टॉपिक की बात करते हैं जिसमें हमने देखा था एट्रोपिन पॉइजनिंग, जो मैंने बोला था कि इस पे शॉर्ट नोट आना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इसको करते हैं। तो एट्रोपिन है जो कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, वो एसिटाइल कोलिन जो है उसको कम कर देगी। एसिटाइल कोलिन में जो मस्करिनिक जो हमारे रिसेप्टर्स थे उसको ब्लॉक कर देगी, और जो डम्बल्स है वो उसके, जो भी मैंने आपको जो डम्बल्स की ट्रिक बताई थी, तो डम्बल्स से सारा अपोजिट वर्क करेगा। तो इसके सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे? जो स्वेटिंग है वो हमारी कम हो जाएगी, वैसोडाइलेशन हो जाएगा, सलाइवेशन एंड लैक्रिमेशन कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा हाइड्रेसिस हो जाएगा,
ठीक है। एक्साइटेशन, हैलुसिनेशन होने लग जाएगा, CNS पे इफेक्ट आएगा, ट्रैकीकार्डिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैंने ये डंबल बताया था, डंबल से जो भी अपोजिट है वो काम करेगा। तो हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइज करेंगे, गैस्ट्रिक लवाज करेंगे हम उसकी, ठीक है। उसके बाद हम उसका डाइज़ेपाम देंगे हम उसको कॉन्वर्सल्स को करने के लिए, और एंटीडोट जो एट्रोपिन पॉइजनिंग जो है उसका एंटीडोट। और हमने पिछली बार क्या याद करा था, एट्रोपिन पॉइजनिंग में हम क्या देंगे, फाइजोस्टिग्मीन। ऑलवेज रिमेंबर ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, फाइजोस्टिग्मीन। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फाइजोस्टिग्मीन एट्रोपिन की पॉइजनिंग में देंगे। अगर आपका शॉर्ट नोट फाइजोस्टिग्मीन पे आ जाए तो आप उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना। उसके बाद एट्रोपिन पॉइजनिंग में देते हैं तो एट्रोपिन पॉइजनिंग ज़रूर एक्सप्लेन करनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज़ एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके अंदर हमारे आ जाते हैं कैटेकोलामाइंस, जिसमें डोपामीन, नोर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन्स आ जाते हैं। तो जो कैटेकोलामाइंस हैं उसकी सिंथेसिस कैसे होती है, जैसे हमारा ये टायरोसिन है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से डोपा बनता है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज की वजह से डोपामीन बनता है, ठीक है। इन एंजाइम्स की वजह से ये बनता है। उसके बाद डोपामीन जो है वो CNS पे, GIT पे एंड किडनी पे एक्ट करेगा। उसके बाद हमारी नोर एपिनेफ्रिन है, ये एक टाइप से अपनी न्यूरोट्रांसमीटर होती है मेजरली। उसके बाद अपनी आ जाती है एपिनेफ्रिन जो कि ब्लड में आ जाती है। ये अगर आप याद कर ले सिंथेसिस ऑफ द कैटेकोलामाइंस, इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, तो आपको एग्ज़ाम्स में एक बोनस मार्क्स, प्लस मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आप इसको करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। इसके अंदर रिसेप्टर्स, एड्रेनर्जिक हमने न्यूरोट्रांसमीटर देख लिया क्या था, इसमें रिसेप्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा में अब आपको सारी कन्फ्यूज़न हो रही होगी, अल्फ़ा बीटा उसके फंक्शन बहुत ईजी बताती हूँ इसको। रिसेप्टर्स हैं, 2 रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 1 है उसकी 2 क्लासिफिकेशन करेंगे आप, अल्फ़ा 1A एंड अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1B। अल्फ़ा 2 है उसकी 3 क्लासिफिकेशन, अल्फ़ा 2A अल्फ़ा 2B अल्फ़ा 2C हो गया। जो बीटा है उसका सिंपल है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। ये क्लासिफिकेशन याद कर लो, आपको आधा काम तो यही हो जाएगा। अब आधा क्या रहता है, अब ये याद रखना, जो अल्फ़ा 1 जो हमने अभी करा था, अल्फ़ा 1 जो होता है वो हमारा एक टाइप से एक्साइटरी होता है, ठीक है। एक्साइटरी टाइप का होता है ये हमारे 2 चीज़ों में काम करता है, आइरिस पे, ठीक है। उसके बाद हमारे यूरेथ्रल स्फिंक्टर पे काम करती है। आइरिस पे क्या काम करेगा कि जो हमारी ये जो प्यूपिल है उसको डायलेट कर देगा, जिसको हम माइरेसिस बोलते हैं, ठीक है, माइरेसिस बोलते हैं, जिसमें जो साइज है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है उसको कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट करके रखेगा, तो जो हमारी यूरिन है वो रिटेंशन रहेगी, ठीक है। तो ये काम करेगा अल्फ़ा 1A। इसका हमेशा याद रखना 2 काम है, आइरिस पे और यूरेथ्रल का। एक तो हमारा यूरिनरी रिटेंशन करेगा, दूसरा माइड्रेसिस करेगा। माइड्रेसिस मतलब साइज को बढ़ा देगा। फिर हमारा आता है अल्फ़ा 1B। अल्फ़ा 1B क्या है, वो हमारी ब्लड वेसल्स पे काम करेगा। ब्लड वेसल्स पे काम करेगा मतलब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन याद रखना है, क्या करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ओवरऑल हमारा अल्फ़ा 1 का क्या काम हुए, 2 काम हुए उसके। सबसे पहला वो माइड्रेसिस करेगा, दूसरा यूरिनरी रिटेंशन करेगा, तीसरा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। तो उसके 3 ये हमेशा याद रखना, 3 ये माइड्रेसिस, यूरिनरी रिटेंशन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, अल्फ़ा 1। उसके बाद हम बात करते हैं अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 2 है ना एक टाइप का इनहिबिटरी टाइप का होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, अल्फ़ा 2 का इतना फंक्शन, अल्फ़ा 2A जो कि एक टाइप का इनहिबिटरी होता है, ये क्या करेगा, ये जो है ये एक प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर होता है जो कि अपने ही न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ को, इनहिबिटरी है तो इनहिबिट करेगा, अपने ही न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ को कम कर देगा, अल्फ़ा 2A।
अब अल्फ़ा 2b क्या करेगा, अल्फ़ा 2b जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक है, ये क्या करेगा, ये बिल्कुल अल्फ़ा 1 की तरह काम करता है। अल्फ़ा 2b जो है वो अल्फ़ा 1 की तरह काम करता है, बिल्कुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा ये एक टाइप से। अल्फ़ा 2c है, वो क्या करेगा, हमारा एक्स्ट्रा साइनेप्टिक काम करता है, जो कि पेनक्रियाज में होता है और इंसुलिन के रिलीज़ को कम कर देता है ये, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको अगर याद करना है सब जो काम आएगा तो वो आएगा हमारा अल्फ़ा 1 A एंड B एंड अल्फ़ा 2b, ये हमारा बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बीटा रिसेप्टर्स। बीटा में हमें याद है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ठीक है। ये एक एक्साइटेटरी होता है। बीटा 1 जो होता है वो हार्ट पे काम करता है एंड जेजी सेल्स पे काम करता है। इसका भी हमें से याद रखना, हार्ट पे एंड जेजी सेल्स पे। हार्ट पे क्या करेगा कि जो एसए नोड है उसको स्टिमुलेट कर देगा और जो एवी नोड है उसको भी स्टिमुलेट कर देगा। एसए नोड को स्टिमुलेट करेगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, एवी नोड को स्टिमुलेट करेगा तो कंडक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देता है। जेजी सेल्स किडनी पे क्या काम करेगा, बीटा 1 रिसेप्टर जो रेनिन है उसकी रिलीज़ को बढ़ा देगा, जिससे रास बढ़ जाएगा, रास बढ़ जाएगा तो बीपी जो है वो बढ़ जाएगा। बाद आता है अब हमारा बीटा 2। बीटा 2 हमारा काम करता है लीवर पे और मसल पे, ठीक है। ग्लाइकोजेनोलिसिस, जिसमें ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है, ये करवाता है। तो स्केलेटल मसल पे क्या करेगा कि जो ट्रिमर्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा, स्मूथ मसल को रिलैक्स करेगा। आपको क्या याद करना है, बीटा 2 सबसे अलग है। बीटा 2 भाई जो है वो सबसे अलग है। ये क्या करेगा, वे सारे तो बीपी को बढ़ा रहे थे, ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे थे। बीटा 2 भाई बोलेगा मैं सबसे अलग हूँ, मैं तो वैसो डायलेशन करूँगा, वो वैसो डायलेशन करवाएगा, ठीक है, और बीपी को कम करेगा। सबसे अलग काम है बीटा 2 का, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। बीटा 3 है, वो जो डिटरसन मसल है उसको रिलैक्स करता है। जो बीटा 2 है और बीटा 3 है जो वो सेम ही है, डिटरसन मसल को रिलैक्स करते हैं। बस आपको यही याद रखना है। अब जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं उसके यूजेस क्या होंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, एड्रेनर्जिक ड्रग, तो उसकी हमारे पास एक ट्रिक है, उसकी ट्रिक है हमारी पंच माई बैग, जिसमें पंच माई बैग में होता है P4 जो हमारे प्रेशर रीजन मतलब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, U4 यूट्रिन रिलैक्सेंट, N4 नेजल डिकंजेस्टेंट, C4 कार्डियक स्टिमुलेट, H कुछ नहीं है, माई कुछ नहीं है, B4 ब्रोंकोडाइलेटर, A4 एपेटाइट जो है उसको कम कर देगा, C4 CNS स्टिमुलेट। अगर आप ये कर लोगे आपको एड्रेनर्जी के सीखो। अब आपके लिए सारा का सारा इजी हो जाएगा। तो कैटेकोलामाइंस में क्या आ जाता है हमारा नॉन एड्रेनर्जिक, ठीक है। नॉन एड्रेनर्जिक जो होता है वो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 एंड बीटा 3 पे काम करता है। ऑलवेज रिमेंबर जो एड्रेनर्जिक है नॉन एड्रेनर्जिक वो बीटा 2 पे काम नहीं करता है, ठीक है, सबसे बड़ा काम है, ठीक है। तो ये क्या करेगा हमारे लिए, ये जो है अगर किसी को वैसोडाइलेटरी शॉक है या फिर न्यूरोजेनिक शॉक है, सेप्टिक शॉक है तो उसमें हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक है तो फिर हम उसको दे सकते हैं। हम एनाफाइलेटिक शॉक में कभी भी नॉन एड्रेनर्जिक नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि एनाफाइलेटिक शॉक में जो एस्थमा लाइक फीचर्स होते हैं तो वो क्या करवाता है, वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है। और जो बीटा 2 है वो ब्रोंको डायलेशन करवाता है। इसलिए जो नॉन एड्रेनर्जिक है उसके पास B2 तो है ही नहीं, मतलब ब्रोंको डायलेटर तो है ही नहीं, तो हम उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक में कभी नहीं देते। हम उसको न्यूरोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक एंड कार्डियोजेनिक शॉक में दे सकते हैं। देन हमारा सेकेंड पॉइंट आता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है वो सब पे काम करता है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 सब पे काम करता है। तो अभी हमने जो पढ़ा था अल्फ़ा 1 किस पे, बीटा 2, तो आप ये सारे पॉइंट्स इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आप पे क्वेश्चन आए तो आप इसको ऐड ऑन करके इसमें आपको प्लस मार्क्स मिल सकते हैं। तो यूजेस क्या हो सकते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम इसको दे सकते हैं क्योंकि इसमें बीटा 2 आ गया है, ठीक है। और हम इसमें कार्डियक स्टिमुलेशन जो भी इनके फंक्शन हो उसमें हम दे सकते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा में दे सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट में दे सकते हैं, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया के तौर पे भी हम दे सकते हैं उसको। फिर हमारा एक आ जाता है डोपामीन। डोपामीन जो होता है उसमें अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, इसमें भी बीटा 2 नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है।
अब हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स की बात करते हैं, जिसकी हम क्लासिफिकेशन करेंगे नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स, सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स एंड सेलेक्टिव अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स। नॉन सेलेक्टिव में क्या आ जाएगा, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों आ जाएंगे। सेलेक्टिव में अल्फ़ा 1 सिर्फ आएगा और अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव में सिर्फ अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स होंगे। तो याद रखना, जो नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स है उसमें हमारे अल्फ़ा 2 ब्लॉक होगा और अल्फ़ा 1 दोनों ब्लॉक होंगे हमारे, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको बताई थी अल्फ़ा 1 के जो काम हो रहे थे, अल्फ़ा 2 के काम हो रहे थे, तो उसको ब्लॉक करेगा तो अपोजिट काम आप इसमें लिख देना। नेक्स्ट तो अब मैं इसमें एक ड्रग याद रखना, फिनॉक्सीबेंजामाइन। बस आप एक ही ड्रग याद रखोगे, डेट इज़ इनफ फॉर यू, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स। इसमें ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है पीवाई के लिए। तो इसमें एक याद रखना, जोसिन, जिसके भी लास्ट में जोसिन आया हुआ है सफिक्स, तो वो सेलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स होगा। तो ये अल्फ़ा 1 ब्लॉकर मतलब अल्फ़ा 1 ब्लॉक होगा, तो अल्फ़ा 1 में अल्फ़ा 1 ए एंड अल्फ़ा 2 बी, तो जहाँ पे भी अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 ब्लॉक कर देना, इसके जो इसमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा। अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स जो है ट्रीटमेंट हो जाता है BPH, बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया में हम यूज़ करते हैं अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स। तो इसमें ये लिख देना, साइन एंड सिम्टम्स में जो भी है इसके अपोजिट आ जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल है पिराजोसिन, जो भी ऐसे करके हमारे ड्रग जाएंगे। जोसिन जो आ गया, ऑलवेज रिमेंबर सेडेटिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर। सेडेटिव अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स हैं, वो अल्फ़ा 2 है जो है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। इसकी ड्रग्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं बीटा ब्लॉकर्स की। तो बीटा ब्लॉकर्स की अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, नॉन सेलेक्टिव में बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 आ जाएगा। कार्डियो सेलेक्टिव में कौन था, बीटा 1, तो बीटा 1 आ जाएगा। एंड वैसोडाइलेटर्स में आ जाता है नॉन सेलेक्टिव एंड कार्डियो सेलेक्टिव। तो नॉन सेलेक्टिव में आ जाएगा जो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 को ब्लॉक करे प्लस वैसोडाइलेटर हो, और इसमें जो बीटा 1 प्लस वैसोडाइलेटर, दैट्स इट, ठीक है। तो इसमें आप ड्रग्स प्रोपेनोलोल जो है वो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में आता है। बीटा ब्लॉकर्स आपको याद करने हैं, जैसे प्रोपेनोल हो गया, सोटालोल हो गया, टीमोलोल हो गया, नेडोलोल हो गया, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें लेविटालोल भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये हमारी ड्रग्स एग्ज़ाम में आ सकती है, ठीक है। तो थेरेपेटिक जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं, तो उसमें